हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे और थोड़े से इसके लेवल थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, इससे थोड़े से लेवल ज़्यादा होंगे। बाकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, बाकी कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं आपके वैसे ही रहेंगे, साइंस के क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, लेकिन लेवल थोड़े से ज़्यादा होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखिए गया। पहला सवाल आपका है, देखिए कथन से रिलेटेड सवाल क्या है यहाँ पे देखिएगा। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल। पहला क्या है यहाँ पे देखिए, युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, है ना। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही युवा महत्वाकांक्षी, और दूसरा बात है बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष कहता है कि युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, तो बात यहाँ पे नहीं पता किस पर विश्वास करना चाहिए। अगर बात करें युवा महत्वाकांक्षी है ना, तो जरूर पढ़े लिखे हैं, इतना तो समझ है ना। तो ये विश्वास की बात हो रही, तो विश्वास का रिलेशन यहाँ पे है नहीं। दूसरा है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे युवा भी होंगे जो कि बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य को भटक जाते हैं। हाँ, तो ये सही है। तो आपका जो निष्कर्ष 2 है वो आपका सही है। तो ये आपका आंसर होगा इसमें बी। ठीक है, कि केवल 2 अनुसरण करता है। और ऑप्शन से जाइएगा तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार के रहता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 2 बी है। और बी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? 2 यहाँ पे टिक करना है ना। तो एग्जाम में इस तरह की चीज़ें रहता है जो आप ध्यान से कीजिएगा। आप तो यहाँ पे लगा बी है ना, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा इस तरह से, और आप नहीं ध्यान दे पाइएगा तो कई बार ऐसे गलती हो जाता है। तो बी को टिक करने के लिए आपको ऑप्शन 2 चूज करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अब देखिए यहाँ पे सवाल तो है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय। नहीं पता, नोट कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। आपका आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके बारे में जानिए, दयानंद सरस्वती क्या 1875 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? आर्य समाज की, ठीक है, आर्य समाज के स्थापना किया था। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1932 के समय हरिजन हरिजन सेवक संघ हरिजन सेवक संघ के इन्होंने स्थापना किया था, ये भी नोट कीजिएगा। और लोकमान्य तिलक के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि 1905 में क्या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक ने इनको, है ना, इसकी स्थापना किया था। इनको लोकमान्य के भी नाम से जाना जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी 1932 हरिजन सेवक संघ की इन्होंने स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए, इतना बात हो गया, आगे बढ़ते हैं सवाल। ये महत्वपूर्ण सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरा भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपके लिए जो डेट वाला सवाल है, ठीक है, डेट वाला सवाल है, तारीख वाला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, है ना, यदि फरवरी की बात हो रही है अंतिम दिन, और देखिए 2012 की बात हो रही है और फरवरी की बात हो रही है, तो देखिए फरवरी अगर 2012 की मैं बात करूँ, ये क्या है आपका 2012 लीप ईयर है ना। ये क्या है आपका? लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है ना, तो लीप ईयर है। और अंतिम दिन अगर लीप ईयर है तो 29 दिन का होगा। तो 29 फरवरी 2012 को किया गया है, क्या ये बुधवार है ना, क्या ये बुधवार है, ऐसे समझिएगा। तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? तो अंतिम दिन क्या था? तो देखिए यहाँ पे तो 2011 क्या लीप ईयर नहीं है, मीन्स कि क्या है, साधारण वर्ड से, तो 28 फरवरी होगा, ऐसे समझिएगा। 28 फरवरी 2011 था। अब आप समझिए कि जब नेक्स्ट ईयर की बात होती है और डेट और मंथ लगभग सेम होते हैं, डेट और मंथ सेम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे साधारण वर्ष से, ठीक है, साधारण वर्ष से लीप ईयर में आते तो क्या करते आप,
यहाँ पे +2 करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे बुधवार है, अगर आगे जाने के लिए +2 कर रहे हैं तो पीछे जाने के लिए -2 कर लीजिएगा। तो बुधवार में -2 की जगह क्या होगा, सोमवार आएगा, है ना। बुधवार से पीछे जाइए मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या था, सोमवार। तो 2 घट गया तो आपका क्या होगा, सोमवार इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स कि बी, मीन्स कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आइए मैथ से एक और सवाल देखेंगे। यहाँ पे एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई बताने को यहाँ पे कह रहा है। अब देखिए पुल की लंबाई ज्ञात करना है, सिंपल सा है कि आपको लंबाई ज्ञात करा। लंबाई क्या अर्थात डिस्टेंस, डिस्टेंस अर्थात दूरी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या तो फॉर्मूला, दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ध्यान रखना है। तो पुल की लंबाई पता करना है। अब देखिएगा स्पीड यहाँ पे क्या है आपका, स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे इसको निकालिए, पुल की लंबाई पता करना है। तो देखिए यहाँ पे पुल की लंबाई पता करना है ना, और यहाँ पे सवाल क्या है, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन है और पुल की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर कहना है कि यहाँ पे आपका जो है स्पीड तो आपका दे रखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे इसका फॉर्मूला इस पर लगाइए कि 15 मीटर पर सेकंड है, कोई बात नहीं यहाँ पे सही है, मीटर पर सेकंड में ही आंसर चाहिए आपको। तो 15 स्पीड हो गया। डिस्टेंस की बात हो रही तो 90 मीटर तो लंबी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की तो लंबाई है, लेकिन आपको पुल की लंबाई तो पता नहीं, एक्स मान लीजिए, और जो कुल से समय कितना लग रहा है 15 सेकेंड। बस इतना ही तो करना था आपको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पे आपका दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड और 90 जो है मीटर है, ठीक है, लंबाई ट्रेन की है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है ना, तो पुल की लंबाई इसमें तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, ठीक है, जितना ट्रेन, ठीक है, उतना पुल की लंबाई भी तो जाएगा ना। तो दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद क्या सेकंड। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा एक्स का वैल्यू लाने के लिए आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 15 225 हो जाता है, 90 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होगा, 225 में से आपको क्या करना है, 225 में से 90 घटाएंगे तो 135 मीटर आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए ऊपर में आंसर आप देखेंगे, इसको टिक कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिए, 135 मीटर आपका आंसर आ गया, मीन्स की बी। फिर नेक्स्ट सवाल है माध्यिका से सवाल है। माध्यिका का सवाल क्या होता है, जो माध्यिका निकालना होता है एन इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, टोटल जो आपका होता है। माध्यिका कैसे निकलती है, जो अगर आप यहाँ पे पहले काउंट कीजिए कितना अंक है टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 अंक है, ठीक है, टोटल 10 अंक है। तो टोटल 10 अंक के बीच बीच जो बीचों बीच पड़ता हो उसको क्या करते, टोटल जो है माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है, माध्यिका जो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुल जो होता है बीच का जो संख्या होता है उसको क्या करते हैं, बीच का संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, बीच का संख्या 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 5 कोई अंक है, 1 2 3 4 5, है ना, तो ये बीचों बीच हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 6 अंक आ गया तो, अगर कोई 6 अंक आ गया तो बीच का जो 2 अंक होगा उसको बीच का अंक एन लेंगे, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, माध्यिका निकालने एक्स प्लस 15 है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे और माध्यिका दे रखा है 13 है। तो फार्मूला के हिसाब से माध्यिका आपने 13 रख दिया। जब मल्टीप्लाई करते हैं 13 दूनी 26 हो जाता है, इक्वल टू एक्स प्लस 15 होता है। तो एक्स की वैल्यू आप क्या निकाल के लाइएगा, 26 में से 15 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 11। तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि ए नंबर ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रीजनिंग से महत्वपूर्ण सवाल है, देखिएगा। कुछ कूट भाषा में पोर्ट को आप 2491 लिखते हैं, पोर्ट को क्या लिख रहे हैं, 2491 लिख रहे हैं। उसी तरह फिर MUCE को क्या लिख रहे हैं आप, 6538। अब करना है कुछ नहीं, कंप्यूटर का लिखना है, ठीक है, हमको क्या करना है, कंप्यूटर का कोड जनरेट करना है। तो कुछ नहीं, सी का वैल्यू के यहाँ पे देखिए 3 है, लिख दीजिए। ओ का वैल्यू यहाँ पे 4 है, रख दीजिए। एम का वैल्यू क्या है आपका 6, यहाँ पे रख दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 4 6 वाला वैल्यू आपको पहले ही मिल गया, यहाँ पे दिख रहा है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप टिक कर दीजिएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप पी का भी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, 2 रख लीजिएगा। यू का वैल्यू 5 यहाँ पे है, टी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ई का वैल्यू आपका यहाँ पे 8 है और आर का वैल्यू आप देख रहे हैं 9 है। बस हो गया सवाल आपका, ठीक है। बहुत ईजी सवाल यहाँ पे हल करना है। देखिए
अंडर रूट जो है किसका जो है वर्गमूल क्या होगा 11 होगा, इसका होगा 361 का जो होता है आपका 19 होता है, 529 का 23 होता है और 36 का तो 6 होता है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना है आपको, है ना। करना क्या आपको सिंप्लीफाई करना, तो 11 तिये 33 तो हो गया आपका, ठीक है 11 तिये 33 आपका यहाँ पे हो गया, माइनस 19 हो गया और 529 का 23 होता है, प्लस 2 और 36 का 6 होता है। बस सिंप्लीफाई करिएगा, आपका आंसर निकल के क्या आ रहा है 2/5 आ रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/5 आ रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी क्या समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी देखिएगा सभी भुजाएं समान होती नहीं, विपरीत भुजा एक समान होती, विपरीत जो भुजा है क्या एक समान होती नहीं, ठीक है। ये इतना बड़ा और इससे ज़्यादा बड़ा। समांतर विपरीत भुजाओं के जोड़े होते हैं, हाँ समांतर होता है, पैरेलल तो होता है लेकिन जोड़े में होते हैं। एक जोड़ा तो होता नहीं, यहाँ पे एक और एक दो मीन्स कि एक जोड़ा में होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता था, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। सवाल क्या है यहाँ पे देखिएगा, सवाल है कि y का वैल्यू आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो y का वैल्यू है, ठीक है, आपका जो y का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है, y ज्ञात करें। अब इसमें कुछ करना नहीं आपको, है ना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, y की जगह पे, ठीक है, क्या करना है y की जगह पे आपको वैल्यू रखना है ना। क्या करना है y की जगह पे आपको वैल्यू रखना है। अगर y ऑप्शन से आप इसको टिक कर लीजिएगा ना, ऑप्शन को रख के देख लीजिएगा। अगर आप 4.25 को यहाँ पे रखते हैं y की जगह पे हर जगह, तो आपको जो लास्ट में जो वैल्यू मिलने वाला है वो आपको 3 मिलने वाला है ना, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स डार्विन, ठीक है। देखिए फिर क्या सवाल है आपका, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 हो तो क्या करना है आपका, वह संख्या ज्ञात करना है। वह संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल है, 2 को काटिए 50 बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 यहाँ पे 50 गुने 4 होता है, 5 भी 200, 200 है 600 आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 600 आंसर इसका करेक्ट होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि रीजनिंग वाला है, और रीजनिंग वाला में यह सवाल आपको खुद से करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन बनेगा, है ना। इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा, पहले विज्ञान होगा, फिर आपका जाकर हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान, फिर अंग्रेजी होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देख लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो सवाल है आपका क्या है, देखिए पीछे उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमिंग बर्ड, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यहाँ पे 15 नंबर सवाल में क्या है आपका देखिएगा कि यदि भाग को माइनस कहते हैं ना, ये वाला सवाल सिंपल कि अगर भाग के जगह पे माइनस करते हैं, गुना की जगह पे प्लस रख देते हैं तो वैल्यू क्या होगा। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो अब आप क्या करेंगे, अगर गुना की जगह पे क्या रख रहे हैं, प्लस रख रहे हैं, तो चलिए प्लस रख देते हैं, प्लस की जगह पे भाग रख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, आपका माइनस की जगह पे आप गुना कर रहे हैं और भागा की जगह पे आप 4 रख रहे हैं। जब सबको सिंप्लीफाई करते तो आंसर आएगा 47, इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। चलिए फिर है कि लाइट पेन क्या है, लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से एक सवाल होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको देखने को बन सकता है या किसी भी एग्जाम में, तो लाइट पेन क्या आपका इनपुट डिवाइस है। फिर आपका देखिए प्रतीकों का सही सेट का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतीकों का सही सेट आपको चयन करना है, इसमें कौन सा वैल्यू आप पुट करेंगे, जो वैल्यू आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लस रख देते हैं, फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई रख देते हैं और यहाँ पे भाग रख देते हैं ना, तो कुल मिलाकर 14 आता है। ऐसा आपका वैल्यू कहाँ पे, डी नंबर ऑप्शन है, इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था, आंसर होगा आर्थर टांसले जो होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबको पता है स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो होता है आपका कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, और फीमर जो होता है, ठीक है, फीमर जो होता है आपका ये जांघ की, ठीक है, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी
हड्डी होती है, ये भी आप नोट करके रखिएगा। तो आपका कान का सबसे छोटी हड्डी पूछा है तो स्टेपिज होता है जो कि कान का है, फीमर होता है सबसे बड़ी हड्डी जो कि जांघ का होता है, नोट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आंसर क्या टिक करिएगा, आपका स्टेपिज होगा, है ना, जो कि कान का होता है। और जांघ की सबसे ये बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है आपका जांघ की। और टीबिया भी आपका जो है आपका पैड से रिलेटेड है, ठीक है, टांगों से रिलेटेड एक तरह का हड्डी पाया जाता है, टीबिया। फिर आगे सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? आंसर होगा जानकी नाथ बोस, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इनके बारे में थोड़ा और जानेगा, इनका जन्म होता कब है? पहला इंपॉर्टेंट सवाल, इनका जन्म होता कब है? तो ये नोट करिएगा, इनका जन्म होता है 23 फरवरी 1897 में। तो ऐसे सवाल भी आजकल एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है कि पराक्रम दिवस, ठीक है, जो क्रम दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्मदिन जो है ना 23 तारीख को इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, घोषणा किया जा चुका है और मनाया भी जाता है 23 फरवरी को पराक्रम दिवस। अब इनसे रिलेटेड एक और सवाल बन सकता है क्या कि 1939 में, याद रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की इन्होंने स्थापना किया था। चलिए, इतना सवाल आपको हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। पहले कोई चीज़ 100 का था, अब वो 80 का दे रहा है, फिर उस पर भी 10% दे रहा है, मीन्स कि 8 रुपया और कम दे रहा है, अर्थात 72 हो गया। तो 72, और उसने उत्पाद के लिए 108 रुपये देता, तो 72 का जो वैल्यू है 108 के बराबर है, मीन्स कि 108/72 होगा। तो वास्तविक मूल्य पता करना, वास्तविक मूल्य हम 100 माने थे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका जो आंसर बन के आ रहा है वो आएगा 150 रुपये आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सी। अगर अध्यापक का संबंध छात्र से है तो नर्स का संबंध किससे होगा? नर्स का संबंध होगा रोगी से, या इसको रोगी को मरीज भी कहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट सवाल की 5 किलो चीनी जिसका मूल्य 75 रुपये है, ठीक है। फिर कह रहा है 10 किलो अन्य किस्म की चीनी जिसका मूल्य 180 रुपये है, ठीक है, 180 रुपये है। उसको आपस में मिक्सर कर दिया गया है ना, उसको आपस में क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है, ठीक है। तो मिला दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस जो इसका बन जाता है आपका 255, ठीक है। यहाँ क्रैमल की बात हो रही है, यहाँ भी क्रैमल, तो क्रैमल तो आपको 255 हो गया, आपस में मिलाकर 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाता है? 300 रुपये। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, सिंपल है, लाभ क्या होता है? देख रहे हैं लाभ यहाँ पे हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है आपका? 45 का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रैमल क्या होगा? 255। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका 17.65 आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। दो धनात्मक का गुणनफल जो आपका 375 है, ठीक है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, मीन्स कि एक संख्या x को दूसरी संख्या y से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, ठीक है, 5/3 बचता है। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। पहले छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे वैल्यू 5 रखेंगे, x मानते हैं यहाँ पे कुछ मान लीजिए 5x होगा, या कुछ भी आप t मान लीजिए, है ना, x वैल्यू। चलिए यहाँ पे t मान लेते हैं, 3t मान लेते हैं, तो यहाँ पे 5t और 3t, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? t स्क्वायर 15t स्क्वायर इक्वल टू 375। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल के क्या आएगा आपका? टी का निकल का वैल्यू आएगा 5, और छोटी संख्या पूछा गया तो छोटी संख्या ये वाला है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या रख दीजिए? 5, और 5 दिए 15 हो जाता है आंसर। छोटी संख्या पूछा है तो ये इसका करंट। बड़ी संख्या पूछा तो 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। बड़ी संख्या के लिए छोटी संख्या पूछा है तो आप यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। चलिए 24 के बाद आते हैं 25वें सवाल पे। ये सवाल रीजनिंग से कि P क्या है? P A का पिता है, P जो है A का पिता है, ठीक है, जिसका बेटा S है, ठीक है। फिर कह रहा है कि L K की माँ है जो S की बहन है, ठीक है। K जो है क्या है? S की बहन है, और L क्या है आपका? K की माँ है। जब ये माँ होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो ये दोनों, ये क्या है? इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो ऑब्वियस ये दोनों क्या हो? पति पत्नी होंगे। चलिए अब बस कैलकुलेशन, इसके बाद कुछ करना नहीं। पूछ रहा है P का L से क्या संबंध है? L का P से संबंध है, क्या है? ससुर है ये, है ना, क्या है ये? ससुर है, टिक कीजिएगा, ये ससुर है, तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। A का K से क्या संबंध है? A का
के से क्या संबंध है, के का ये पिता है, तो आंसर ठीक होगा पिता, और ऑप्शन 3 होगा। फिर ए का एल से क्या संबंध, ए का एल से क्या संबंध है, इसका पति है, तो पति टिक कर लीजिएगा, है ना, पति इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्न में से अन्य से एकदम भिन्न है, अब इसमें भिन्न चुनना है। देखिएगा, अब देखिए डायनासोर एग्जिस्ट करता ही नहीं, बाकी इस गाय शेर सांप बंदर ये सब एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स कि अभी भी है। और डायनासोर क्या है, अब पृथ्वी पर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा डायनासोर, अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार किया था, इसका आंसर हो जाएगा बर्जेलियस। ठीक है, साइंस का सवाल है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, उत्कृष्ट धातु इसमें से कौन है, तो आंसर होगा टिक कीजिएगा, इसमें चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्कृष्ट धातु है। फिर आपका इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा यहाँ पे 0.0000825 को डिवाइड करना है 0.05, ऊपर में कितने अंक के बाद है, 6 अंक के बाद है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, तो इसको 2 अंक के बाद है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 अंक पीछे चला जाएगा डेसिमल, अर्थात 4 अंक के बाद ही कुछ होगा, है ना, 4 अंक के बाद ही कोई डेसिमल होगा, तो 4 अंक के बाद कोई भी डेसिमल वाला वैल्यू ढूंढेंगे तो 4 अंक के बाद ये वाला आ रहा है, और सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये आएगा, मीन्स का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या आपका, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिडनी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मीन्स 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, कैनबरा होता है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल टिक करने के बाद ध्यान रखिएगा, इसका हो गया आंसर। ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी राजधानी है वो है आपका कैनबरा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ए और बी के वेतन का योग 2500 रुपये है, ए और बी का वेतन का योग जो है आपका यहाँ पे बोल रहा है 25,000 रुपये है। फिर क्या, वे अपने वेतन का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है, क्या करता है, खर्च कर देता है, और बचत के अनुपात यहाँ पे दे रखा है, तो खर्च की बात यहाँ करिए, यहाँ पे बचत की बात करिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये तो 25,000 में से 75% खर्च करता है, तो 25% बचाता होगा, ठीक है, 25% बचाता होगा, है ना, तो 25% अगर मैं बात करूँ, अगर 25% का अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, 25 यहाँ पे 2500 का 25% अगर निकालते हैं 25,000 का, तो इसका जो है आपका बचत की मैं बात करता हूँ, सेविंग क्या होगा, सेविंग होगा 2500 का आप 25,000 का 25%, है ना, 25% यही होगा आपका सेविंग। तो जब आप वैल्यू कट करेंगे तो क्या आएगा, 25,625 आएगा, ये सेविंग होगा। और इसका जो बचत रेशियो में दे रखा है 14 और 11 का अनुपात है, ये किसके अनुपात है, 14x और 11x के बराबर है। जब x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, 250 आएगा। 250 जो है आपका यहाँ पे समझिए, 250 जो है आपका यहाँ पे ये क्या है आपका x जो है आपका यहाँ पे सेविंग, ये तो था सेविंग निकल के आया, और x का वैल्यू से यहाँ पे आपका पता चल गया कि 250 रुपये जो है आपका योग जो है यहाँ पे क्या है, ये खर्च है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका वेतन का पता करिए, तो वेतन का ये खर्च है 25% की बराबर ही है, 25% का बराबर ही है 250 रुपया। ठीक है, वो अपने वेतन का 75% खर्च करता है, और बचत तो इस अनुपात में रखता है, तो 75% खर्च कर दिया, तो आपका सेविंग 6,250 बचा। अब सेविंग में भी उसका जो है आपका उसका रेशियो जो निकल के आया वो x का वैल्यू 2500 आया, है ना, और यहाँ पे जो है 11 रुपया, तो ये 250 जो आपका है ये किसके बराबर है, 25% के बराबर है ना, ये क्या है आपका 25% के बराबर है। तो अब देखिए 25%, अब इसको 100% करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, थोड़ा इसको फिर से फ्रेश कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए यहाँ पे समझ रहे थे सवाल कि ए और बी का वेतन जो है आपका 25,000 है, ए प्लस बी का है 25,000 है। अब यहाँ पे करना है 75% खर्च करता है तो बचाता सेविंग कितना करता है आपका, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 6,250 रुपया हो गया। और इसी का कह रहा है कि रेशियो में जो बचत का अनुपात है, तो एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकल के आया था मेरा क्या आपका 250 रुपये।
अर्थात जो 250 है ये क्या है, या तो खर्च कर रहा था 75%, तो ये जो बचत है आपका जो है कितना 25% बचा रहा है। 25% जो बचा रहा है वो सेविंग जो है आपका यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रहा है, एक्स का वैल्यू जो आ रहा था 250 है। तो यहाँ पे 100 का परसेंट वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा निकल के, 25 चौके 100 तो 250 का 1000 होता है। अब 250 का 1000 होता है तो यहाँ पे 14 जो एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 14 एक्स में यहाँ पे रखेंगे। तो 14 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 14 को 1000 से करेंगे तो 14000 आएगा, और 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000 आएगा। बस 14000, और उसका जो वेतन है कितने रुपए में, 14000 और 11000 में से ए का वेतन 14000 और बी का जो वेतन 11000 होगा। ठीक, चलिए एक परीक्षा में 25 सवाल से महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हुए थे, कितने सवाल सही हुए थे नहीं पता, एक मान लेते हैं, और उसके लिए 4 अंक मिल रहा था। फिर उसको अगर सही में से अगर जो होगा गलत माइनस करेंगे, अर्थात जो कि आपका 2 अंक काट रहा था, टोटल सवाल 25 है, तो 25 में से अगर एक सही कर रहा था तो 25 में से एक्स जो है आपका, इसको 30 कीजिए यहाँ पे, चलिए 25 सवाल में से जो बचेगा क्या, 25 में से एक्स होगा, ये तो गलत होगा, और ये गलत के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, और ये किसके बराबर, 70 के। जब आप एक्स का वैल्यू सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू आप सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आएगा आपका, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 20। तो सही सवाल का होगा आंसर 20, ठीक है, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, तालिका वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, जो मीन मीडियम मोड से आपका जो एक सवाल बनता है, इस तरह से बनता है सवाल। तो क्या है देखिएगा, पहले ये पूरे का कैलकुलेट जब कर लीजिएगा तो ये इसका वैल्यू है आपका 120 है। अब यहीं से सवाल पूरा बनना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो 80 से ज़्यादा वाला ये 2 अंक का वैल्यू है ना, दो टेबल चार्ट में आपको मिलेगा, तो 4 3 7 होगा, टोटल 120 होगा, 120 में से 7 और परसेंट निकालना, तो ये वैल्यू आपको रखना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू को क्या करना होगा, आपको यहाँ पे रखना होगा। अब देखिएगा क्या बनता है यहाँ पे आंसर इसका, तो आंसर जो होगा जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 5.8% का आंसर होगा, मीन्स कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण अगर 41 है, ठीक है, प्रतिशत 41 है, तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या अगर चेक कीजिए, 41 उत्तीर्ण जो है 41% है, तो 41 से जो भी कम होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे 41 से कम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वैल्यू कितना चार्ट में कितना है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5, 9, 16 और 22 है ना। ये अगर ऐड करते हैं और 120 यहाँ पे करते हैं और परसेंट वैल्यू 100 करते हैं, ठीक है, परसेंट वैल्यू 100 करते हैं यहाँ पे, तो निकल के आता 43, क्या निकल के आता 43%। तो आपका 41 से कम के लिए जो आपका वैल्यू आया आपका, जब सबको ऐड करें 9, 5, 14 और यहाँ पे होता है 30, 30, 20, 50, 2, 52, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 43% आएगा, जो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ बात समझ में आया, यहाँ पे ध्यान फिर से समझ लीजिए, 41% जो है ना उत्तीर्ण हुए होंगे, तो 41 से कम ही होंगे जो फेल हुए होंगे, तो 41 से कम के लिए तीनों जो चारों वैल्यू को ऐड करके और टोटल कुल वैल्यू से हम डिवाइड किए तो परसेंटेज निकाल लिए थे। इसी प्रकार का जो सवाल होगा ऊपर में देखिएगा, सवाल के उन विद्यार्थियों को प्रतिशत क्या जिन्होंने 41% से 70 के बीच है ना, 41 से 70% के बीच अंक प्राप्त किए। तो 41 से 70 के बीच में क्या आएगा वैल्यू, 41 से 70 के बीच में आपका ये वैल्यू आएगा, मीन्स कि क्या आएगा यहाँ पे 41 से 70 के बीच वाला वैल्यू, ये तीन को ऐड करिएगा, ये तीन को ऐड करिएगा, मीन्स कि 26 + 18 + 11 बाई 120 इंटू 100, तो वैल्यू आप जो आएगा आपका 45.8% आएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा 45.8% या 20 का टिक कीजिएगा। तो मैथ में सवाल समय लगता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है, न्यूनतम छिद्रयुक्त है, चिकनी मिट्टी होगा। फिर यहाँ पे है कि आपका कोड में पहचाना कि जीसस को अगर आप EZNPN कोड करते हैं तो जैक का क्या होगा। देखिए सबका प्लेस वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, सबका प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है। अगर जीसस की मैं बात कर रहा हूँ, जीसस और यहाँ पे EZNPN हो रहा है ना, तो सबका अगर जो वैल्यू कितना है 5 घट रहा है ना,
ऊपर में इसका प्लेस जो जे का प्लेस वैल्यू होता है 10 होता है, इसका 5 होता है, इसका 19 होता है। यहाँ पे है आपका यू अर्थात 21 हो गया, 5 एस है तो एस का 19 होता है, ठीक है। अब सब में सब जब घटाते हैं 5 तो सबकी वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आती है। उसी तरह जैक का भी, जैक से भी क्या करेंगे, अगर सबका 5 है ना, सबका 5 क्या करेंगे, अगर आप घटाएंगे वैल्यू, सबका 5 वैल्यू सब में से घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा EVXF निकल के आएगा, अर्थात इसका आंसर होगा बी, ठीक है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, आपका दूसरी सबसे बड़ी भाषा होगा अंग्रेजी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्न में से एकदम भिन्न को चुने, रनिंग, जंपिंग, योगा, जॉगिंग। तो इसमें योगा जो होगा सबसे भिन्न होगा, योगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, 21 जून को योगा दिवस भी मनाते हैं, योगा दिवस। सवाल ये सवाल एग्जाम में पूछ भी सकता है, योगा डे कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर है कि दो अंकों की दो संख्या का गुणनफल, 2 अंकों की, ये अगर आपका जो वैल्यू है 21, 60 है ना, उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 180 है, एलसीएम जो है आपका 180 है। तो एचसीएफ आप यहाँ से पहले निकाल लेंगे, एचसीएफ निकलेगा क्या, तो एलसीएफ 2 अंकों की जो गुणनफल होता है, 2 अंकों के गुणनफल संख्या बट्टा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो एलसीएम से आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ जो है आपका वैल्यू निकल के आएगा 18 दूनी 12 आ गया, है ना। अब देखिएगा एचसीएफ जो होता है कोई भी अंक का होता है, यहाँ पे एचसीएफ जो होगा एक्स, कोई भी अंक होगा उसका मल्टीपल और उसका कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगा कोई भी एक्स, है ना। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखा जाए, जो कि या ऐसे समझ सकते हैं कि एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है कि कौन सी वो संख्या होगा यहाँ पे, जो कि ये तो पता है 12, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगा जो दोनों में सेम और दोनों ऑप्शन के हिसाब से जो कटता हो, तो होगा 12 36 12 25 60। एक ऑप्शन है जो कि कट रहा है 12 से, बाकी तीनों में से कोई नहीं कट रहा है, तो आपका जो एचसीएफ तो निकल के आ गई, यहाँ से संख्या आपका निकल के आ जाएगा। अब 42 के बाद से आते हैं 43 पे, देखते हैं थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए थॉमस कप बैडमिंटन से। थॉमस कप जो अगर मैं बात करूँ तो ये पुरुषों का है, ठीक है, पुरुषों का बैडमिंटन है। और महिलाओं का कौन सा है बैडमिंटन, उबेर कप, ठीक है, उबेर कप जो है आपका महिलाओं का बैडमिंटन से है। सबसे बड़ा स्तनपायी इसमें से कौन है, सबको पता है ब्लू व्हेल होता है, आंसर टिक कर लीजिएगा। पेन का लेखक से संबंध है, वही संबंध सुई का किससे, तो दर्जी से इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, इनमें से तो अभी कोई नहीं, DY चंद्रचूड़ होंगे, ठीक है, DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, वर्तमान में भी हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ठीक। यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकते तो 15 पुरुष इस कार्य को कितना दिन में करेगा, सिंपल सवाल है, 10 पुरुष 8 दिन तो 15 जो है कितना दिन में करेगा, तो 5 15 5 दूनी 10 8 दिन 16, ठीक है, तो 3 5 15, हाँ सही तो है, 3 5 15 ठीक होगा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन भारतीय गणितज्ञ थे, तो आंसर जो होगा आपका इसका आंसर होगा भास्कर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आपका होगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, निष्क्रियकरण होता है। सब्लिमेशन तो होता है आपका जो है जो आपका ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपका कपूर हो गया, है ना, कपूर हो गया, फिर आपका अमोनिया क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया आपका, इस सब का जो चीज़ें हैं आपका, या एंथ्रासिन हो गया, उर्ध्वपातन हो गया। आसवन विधि द्वारा क्या होता है, आपका आसवन विधि द्वारा अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, अल्कोहल को, है ना, फिर पैराफिन को अगर अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे जो अमिश्रणीय जो द्रव होता है ना, या दो द्रव, ठीक है, कह सकते हैं कि द्रव का अलग करना, द्रव को अलग करने का विधि है। और जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है आपका जो है क्या है, यहाँ पे द्रव का ठोस में कन्वर्ट होता है, द्रव का ठोस में कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 15 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। यह कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी को लगा दें। यहाँ पे 15 आदमी थे, अब यहाँ पे 10 और इसमें बढ़ा देंगे तो 15 इस बार कितने 25 व्यक्ति हो जाएंगे। तो पूछा अब कितने दिन में लगेगा, तो एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा 5 दूना 10 5 5 25 5 3 15 3 दूना 6, इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? बेंगलुरु में है। फिर आपका सवाल है कि एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपये बेचे कि लाभ होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं बेच रहा है, तो यहाँ पे बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा? 3375 का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो हानि 10% मतलब 100 बटा 90 हो गया। फिर यहाँ पे लाभ हो रहा है 10% का, तो अब की 110 बटा होगा 100। जब सिंप्लीफाई इसको कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 9 4 36, 9 कम 9 9 5 45, तो 415 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी भी ट्रिक है, लास्ट का 5 लिखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 1 6 होता है, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 1 5 होता है, 4 45 65 का करेक्ट आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। शब्द विषुव संदर्भित करता है, दिन और रात एक समान की अवधि को कहते हैं विषुव कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखें 21 मार्च और होता है आपका 23 सितंबर। 21 मार्च का समय और 23 सितंबर जो होता है आपका, इसको नोट कीजिएगा, 23 सितंबर को विषुव कहते हैं। यहाँ पे ये होता है वसंत विषुव, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं शरद विषुव। इसको क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज 8% की दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, आप इसको करेंगे तो 8% की बात हो रही, 8% 9 महीने में, तो 8% और 9 महीने को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल आएगा वर्ष। तो जो आपका इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, आप जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, आपका जो चीज़ें निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 4 दूना 8, 4 3 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 5 बटा, अच्छा और कटने वाला वैल्यू और कटेगा ये, ठीक है, 2 से ये 50 वन में जाएगा, तो मीन्स की क्या आ रहा है, 3/50 आ रहा है। तो 50 से क्या हुआ 53, ये आपका जो है पी हो गया, और ये अगर 3 इसमें ब्याज हो गया और ब्याज ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया पी, ये हो गया आपका मिश्रधन। तो पूछ रहा है कि 9 महीने में मिश्रधन तो 1,000 हो रहा है, इसका वैल्यू 1,000 हो रहा है, मीन्स कि 1,000 बटा 53, तो वही पूछ रहा है मूलधन क्या, मूलधन 50 का क्या होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 943.40 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका होता है मूलभूत इकाई। 55 के बाद आते 56 देखेंगे यहाँ पे, क्या सबको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉसेक थीटा को अगर हम करते तो 1/sin थीटा हो जाता है। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है sin बाई कॉस होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है sin बाई कॉस, रट लीजिएगा, बिना रटे तो होगा नहीं फॉर्मूला। और इसका डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बटा 1 है तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, और ये यहाँ पे डिवाइडेड जब पलटेगा तो 1 बटा कॉस थीटा ही होगा ना, ये दोनों कट गया तो ऊपर में 1 नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़े। सभी आम क्या है भाई, सभी आम जो हैं आपके क्या हैं, मीठे हैं। चलिए मीठे हैं। कुछ सेब जो हैं, कुछ सेब जो आपके हैं, कुछ सेब जो हैं आपके क्या हैं, कुछ सेब आपके मीठे हैं, ये भी सही है। सभी गोलाकार फल मीठे, सभी गोलाकार जो हैं फल वो क्या है, मीठे हैं। जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो यहाँ पे जेनी अब यहाँ पे संभावना ढूंढने की निश्चित रूप से सत्य है। जेनी एक सेब खा रही है तो सेब कुछ सेब खा रही है ऐसा है नहीं। जेनी नींबू खा रही बिल्कुल नहीं। जेनी एक नारंगी खा रही बिल्कुल नहीं। जेनी आम खा रही इसकी संभावना है, हाँ ये जो है आम पूरे के पूरे आम खा रही होगी जेनी, और पूरे के पूरे आम जो है मीठे हैं, तो ये संभावना है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जेनी आम खा रही इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे निकला है, तो देखिएगा HIDE। अब सबका प्लेस वैल्यू देखिएगा, H का क्या होता है 8 होता है, G7 H8 होता है, I का 9, D का 4 और ये 5। सबको मल्टीप्लाई कर देने से जब बनता है 1440, तो सीधी सी बात है WIDE का प्लेस वैल्यू आप रख दीजिए 23, गुने I का प्लेस वैल्यू 9, D का 4 और 5। जब सबको सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है, जब आप सबको सिंप्लीफाई करिएगा तो 4140 ही आएगा इसका आंसर सी, ठीक है। चलिए, कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पे, लेफ्ट से भी
तो टोटल का फार्मूला है टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का फार्मूला लगाइए दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी 14 राइट से भी 14। अब कुछ करना है, 14 दूनी 28 में से 1 घटा दीजिए तो बचेगा 27 का करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण सवाल है, आप रट लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करके ही जाएगा, एग्जाम में सवाल इसका क्या आते हैं। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से, तो वही संबंध कॉलोनी, चींटी जो होती है कॉलोनी में रहती है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 79 है। तो 3 अंकों का औसत अगर हम निकालना है 89 से, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लाएंगे जो वैल्यू, ठीक है, वो होगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसका क्या होगा आपका आंसर जो होगा, इस तरह से सिंप्लीफाई जब आप कर रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू आपका निकल के आएगा, है ना। तो क्या आएगा देखिएगा, तो 267 आएगा। फिर कह रहा है कि गणित विज्ञान इतिहास 3 चीज़ें, 3 सब्जेक्ट है और औसत है 89, जब तीनों को मल्टीप्लाई है तो टोटल निकल के आता है। फिर यदि उसके भाषा के एक अंक जोड़ भी दिया, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए, यदि उसके भाषा का अंक भी जोड़ दिए जाए, अब जो वैल्यू है 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, और औसत जो हो रहा है आपका यहाँ पे औसत 88.25 हो जा रहा है। तो वैल्यू निकल के क्या आता है आपका 353। तब दोनों को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा 86 आएगा। दोनों को घटा दीजिए 86 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 वाला, देखिए 86। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 बिलियन को 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा। 1 बिलियन अर्थात जो होता है 1 पर 10 जीरो, 1 पर 10 जीरो ऐसे कर सकते हैं, और 1000 होता है तो 10 पे 3 होता है। जब इसको भाग देते हैं सेम, ठीक है, तो ऊपर 10 का पावर 10 हो गया, नीचे 10 का पावर 3 हो गया, और डिवाइड का रूल कहता है 10 पे पावर 10 माइनस 3, इसको माइनस कर देते हो 10 पे पावर 7 आता है, और 10 के पावर 7 अर्थात यहाँ पे 1 करोड़ इसका वैल्यू होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा आपका 1 करोड़ होगा। रॉबर्ट गालब्रेथ, ठीक है, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से नाम से जाना जाता है तो जेके रॉलिंग है। और जेके रॉलिंग याद रखिएगा, हैरी पॉटर जो पॉटर है आपका, हैरी पॉटर उपन्यास, जो कि उपन्यास, ठीक है, उपन्यास जो कि काफ़ी मशहूर जो है आपका उपन्यास है, जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया था हैरी पॉटर। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा है 24√3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या आपका a का स्क्वायर हो जाएगा 2496, और a का वैल्यू जो आपका निकल के आने वाला है वो क्या आएगा आपका आएगा 4√6। अब कुछ है इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल टू होता है 3a, और a का यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4√6 से आप रख दीजिएगा, 12√6 इसका करेक्ट आंसर होगा डी इसका। चलिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। कथन क्या कहता है, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं किया, दूसरा की मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। तो निष्कर्ष कहता है आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक, ये भी इसमें नहीं कह रहा है। इसे तो मशीनरी की बात करें कि मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, तो यहाँ पे तुलना भी नहीं हो रहा है। और आत्मनिर्भर बनना असंभव भी, ऐसा इसमें भी नहीं कहा, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ना 1 ना 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेसबॉल हो गया, और बेसबॉल की मैं बात करूँ इसमें कुल कितनी संख्या होती है, बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या होता है 9। वही बात करते हैं वॉलीबॉल में कुल संख्या कितना होता है, खिलाड़ी का 6 होता है। ठीक है, कहाँ का है, ये श्रीलंका का है, और यूएसए का ये है, बेसबॉल यूएसए का है, याद रखिएगा। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कर्लिंग जो होता है कि जो कर्लिंग क्या होता है, बर्फ़ का जो चादर होता है या बर्फ़ का चादर, उस पर क्या होता है कि आपका जो इस बैसाल चट्टान से बना हुआ क्या होता है, एक पत्थर होता है, उसको आपस में मिलाना होता है, इस तरह का एक खेल होता है कर्लिंग। ठीक है, एक तरह का खेल होता है कर्लिंग, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, चलिए तो कर्लिंग हो गया। अच्छा, ये किस पे खेला जाता है, ये भी था कि बास्केटबॉल कोर्ट पे खेला जाता है, ये किस पे खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, कोर्ट पे खेला जाता है। आपका वॉलीबॉल भी क्या है आपका, ये भी कोर्ट पे खेला जाता है,
ये भी कोर्ट पे खेला जाता है। बेसबॉल की मैं बात करूँ, इसका जो परिसर होता है, बेसबॉल का जो परिसर होता है इसका होता है, ये भी याद रखिए, डायमंड। इसका जो परिसर होता है डायमंड महत्वपूर्ण है और इसको खेला जाता है कोर्ट पर, ठीक है, इसको खेला जाता है कोर्ट पर, इसको भी कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, बास्केटबॉल को। नेक्स्ट सवाल पे आते यदि कुड भाषा में स्कूल को FPUBBY लिखा जाता है तो अगर SCHOOL को FPUBBY लिखा जाता है। अब देखिएगा यहाँ सबका प्लेस वैल्यू 19 है, 3 है, 8 है इसका एच का, ये 15 हो गया, इसका भी 15 प्लेस वैल्यू, इसका 12। अब यहाँ पे 6 है, 16 है, 21 है, 2 है, 2 है और 25 है। तो सब में कितना घट रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 13 सब में घटा दीजिए। तो उसी तरह कॉलेज का जब प्लेस वैल्यू लिखकर उसमें से सबको 13 घटाएंगे तो इसका जो बनेगा कुट वो क्या बनेगा, PBY/R, ठीक है, PBY यहाँ पर T होगा, TRR, तो बीच वाला क्या होगा, Y होगा, आंसर Y इसका टिक कर लीजिएगा। कंप्यूटर संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लैन का होता है फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से? बलेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। इसी तरह गोदावरी भी होता है, गोदावरी कहाँ से निकलती है आपका? त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से ये भी निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है। यह सवाल समझिएगा, क्या है कि आपका 5 लीटर मिश्रण में कितना चीनी है? 6% चीनी है। तो चीनी का अगर मैं देख लूँ, चीनी का मूल्य क्या है आपका, चीनी का जो वैल्यू आप निकालिएगा, 5 लीटर में 6% चीनी है, तो क्या इसका कितना यूनिट आ गया? 0.3 यूनिट आपका चीनी है। तो पानी कितना होगा? अब देखिए 5 लीटर में से आपका तो ये 0.3 यूनिट जो है आपका चीनी है, तो 5 में से 0.3 घटाएंगे तो पानी का वैल्यू निकल गया, 4.7 यूनिट हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। 1 लीटर जो पानी है ना, ये पानी 5 लीटर जो चीनी, 5 लीटर जो मिश्रण है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में से 1 लीटर निकल जाता है, तो बचता है क्या? 4 लीटर। उसमें कह रहा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करिए। 0.3 जो चीनी है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 7.5%। आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसका वैल्यू 7.5 निकल के आएगा, अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। अंकिता ने 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने में खड़ी है। अंकिता केवल विकर्ण, ठीक है, अंकिता केवल क्या कर रही है, जो है आपका विकर्ण है ना, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है। आयताकार है, ये 40 मीटर लंबाई है, 30 मीटर, विकर्ण पर ही दौड़ती है। यदि अंकिता केवल विकर्ण पर दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, मान ली यहाँ से स्टार्ट करती है, ये ऐसे दौड़ती है और वापस क्या जो है इसके बाद प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, इसी के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर इसके बाद यहाँ से जाती है, उसके बाद यहाँ से आती है, फिर यहाँ वापस आ जाए, जो भी है इस तरह से आपका डायमीटर पर ही पूछा। तो अंकिता के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है। अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर विकर्ण की बात होती है तो विकर्ण पहले निकाल लीजिए। आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है L² और B² होता है, ठीक है। आयत का विकर्ण क्या होता है? L² B² होता है। L कितना है? 40 का स्क्वायर, अब ये है 30 का स्क्वायर। तो आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1600 प्लस 900 आता है, 2500 होता है, ये 2500 होता है, जो कि इसका वर्ग निकल के आता है 50 मीटर। तो एक का तो 50 हो गया, इधर 50 और इधर वाला 50, 50 50 कितना? 100, तो इसका आंसर होगा 100, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, थोड़ा लॉजिक, छोटा सा लॉजिक था, आप एग्जाम में इस तरह के गड़बड़ कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पे? आपका देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, देहरादून में, ठीक है। एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम, अतिरिक्त खर्च के बीच बांटा गया। चलिए 5:3:1 है, एक ही तो है आपका अतिरिक्त वाला। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च, यही अतिरिक्त खर्च जो है 1,49,500 है, तो मशीनरी का मूल्य बताएं। तो एक का वैल्यू इतना है
तो 5 3 8 1 9, तो 9 का वैल्यू क्या होगा जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, तो 13 यहाँ पे 1,45,000 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 13,45,500 इसका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो आंसर होगा प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि निम्नलिखित में कौन सा वास्तुकला दृष्टि से नियोजित शहर था? चंडीगढ़, और इसका जो है इसके वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। ठीक है, कार्बूजियर थे इसके वास्तुकार। नेक्स्ट सवाल है कि इसका श्रृंखला का पता करना है, 26, 29, 33, 38, अगला क्या होगा फिर 51। देखिए इसका क्रम 3 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 से बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 से बढ़ रहा है, अगला 6 से होगा, तो 38 क्या होगा आपका 44, और इसे अगर आगे चेक करना चाहते हैं तो 44 7 51 परफेक्ट बनता है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में, देखिए सवाल उस समय का करंट अफेयर्स का है तो इसको नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू होता है ये नोट कर लीजिएगा, 1985 से ये शुरू होता है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होता है? तो सूर्य की ऊर्जा होता है आपका परमाणु संलयन से। ठीक है, सूर्य में परमाणु संलयन से हीलियम का जो होता है उसी का परमाणु संलयन होता है, उसी से आपका जो है एनर्जी मिलती है। चाणक्य का एक नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, या कौटिल्य भी कहते थे। फिर आगे सवाल पे आता है कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, 15% वृद्धि होती है। अब वर्तमान जो है आपका कॉस्ट जो है आपका मूल्य है जो है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा इतना दे रखा है, तो 2 वर्ष के बाद की कीमत क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं करना, वैल्यू रखिए, 60 लाख का जो वैल्यू है 115, 2 बार बढ़ाना है तो 2 बार बढ़ा दीजिए, 115 गुने 115%, 100 पे 15% बढ़ा, 115 2 बार है तो 2 बार से तो 2 बार करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7935000 इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यानी किसका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक सवाल कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके लिए किया गया समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चाल दिया हुआ है, 3 घंटे में, समय भी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तो दूरी निकालना है। दूरी स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड आपका 4 है और टाइम 3 है अर्थात 12 है, तो यह दूरी निकल गया। फिर कह रहा है कि इसी दूरी को जो है कितना घंटे में? 16 घंटे में। तो टाइम क्या होगा? समय बड़ा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, इसको सिंप्लीफाई 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, चूँकि यहाँ पे घंटे में था तो 12 3 36, 15 चौके 60, तो 15 3 45 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखना है कि 198 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। 198 और 78 का एचसीएफ निकालने के लिए आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 होगा, इसका 2 गुने 3 गुने 13 होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन ढूंढ लेते, ये 2 कॉमन है, 2 3 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 82 के बाद आते 83। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? याद रखें नीला होता है। और ये कौन सा संघ से आता है? संघ, ठीक है, मोलस्का होता है। ठीक है, संघ मोलस्का में आता है। ये सवाल आपको पूछा जाएगा। इसे डेविल फिश भी कहा जाता है, डेविल फिश भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि वेन डायग्राम वाला सवाल, 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 56 फ्रेंच बोल सकते हैं। तो 52 और 56 बोल सकते हैं, 70 में से अगर 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, और फ्रेंच 26 बोल सकते हैं, टोटल कितना हो गया? 78। और लेकिन जबकि दिया हुआ व्यक्ति कितना? 70, 78 में से 70 तो 8 जो होगा दोनों में बोलेगा। और यहाँ पे 52 अंग्रेजी कह रहा है, तो यहाँ पे जो 8 तो इसमें चला गया, अंग्रेजी वाले में हिस्से में 8 तो इसमें आ गया, तो कितना बचा? 44। और फ्रेंच वाले में 8 चला गया, 26 में से 8 चला गया, तो कितना बचेगा? 18। अब सवाल देखिए कितना आसानी से बनेगा। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं? अंग्रेजी वाले 44। कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं? फ्रेंच वाले 18, 18 टिक कर लीजिए। और कितने व्यक्ति दोनों बोलते हैं? तो 8 इसका टिक कर लीजिए, है ना। तो इसका वेन डायग्राम क्या बना था? फिर से नोट कर लीजिए, 44 18 इस तरह से बना था, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी बोलने वाले 44, फ्रेंच बोलने वाले 18 और दोनों बोलने वाले 8 हो गया। चलिए 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय जो माध्य
15.5 है, तो टोटल निकल के आएगा, इसका टोटल निकल के आएगा यहाँ पे। बाद में पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 के बजाय, ठीक है, क्या होता है, निरीक्षण 24 के बजाय क्या हो जाता है आपका, देखिए निरीक्षण जो है आपका 24 के बजाय 42 पढ़ लिया जाता है, ठीक है, निरीक्षण 24 के बजाय 42 पढ़ लिया जाता है। तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप, तो वैल्यू क्या आएगा आपका, आपका जो वैल्यू आएगा आपका, देखिएगा इसको हटाते 5 दूना 10, 15 से 11, 2 कम 2 1 3, ठीक है, इतना आ गया, 310 आ गया। और यहाँ पे गलती से था 24 लेकिन पढ़ क्या लिया गया 42, जब इसको करते तो 334 भागा 42 आता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 4 में से 2 गया 2, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 2 से 92 को 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, आपका निकल के आएगा 14.6, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो देविका रानी थी, याद रखिएगा। 88 के बाद आते हैं हम 89 वाले सवाल पे। 89 सवाल ये उस समय का करंट अफेयर्स छोड़िए, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर -1 है और भागा ए स्क्वायर -1 है, तो इसको आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो जो है ए पे ए इनवर्स -2 है, तो अगर इसको प्लस में लाएंगे तो ए इस तरह से लिखाएगा और इस तरह से वैल्यू इसका आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर -1, और ऊपर में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस जो होगा 1 होगा और नीचे आएगा ए स्क्वायर -1। तो ये दोनों अगर देखिएगा ये दोनों कट गया, ठीक है, ये दोनों, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक को, अच्छा हाँ एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे 1 और इसका तो ये ए स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कट गया तो -1 बटा ए स्क्वायर इसका आएगा, -1 बटा ए स्क्वायर इसका आएगा। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन का था, ये भी नोट कर लीजिएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम है, तो जाइलम है, ये जटिल उत्तक है, ये भी याद रखिए जटिल उत्तक है, जाइलम जटिल उत्तक है। तो इसमें भी क्या होता है, जाइलम में 4 पार्ट होते हैं, नोट कर लीजिएगा। ट्राइकेट्स होता है, ट्राइकेट्स आपका होता है, वेसल्स होता है, फिर आपका जाइलम पैरन कायमा होता है, पैरन कायमा होता है, और जाइलम फाइबर होता है, ठीक है, ये 4 ध्यान रखिएगा। निम्न में से एकदम भिन्न को चुनें। अगर आप इस सब को वैल्यू को लिखते हैं 48/60, 21/28, 75/100, सबका फ्रैक्शन आएगा 3/4। देखिएगा 5 × 15 5 × 20, 7 × 21 7 × 21 7 × 28, लेकिन ये वाला वैल्यू भिन्न है सबसे, ये नहीं फ्रैक्शन इसका 3/4 नहीं आ रहा, बाकी सबका 3/4 आ रहा है। यहाँ पे आपको सेट करना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे लास्ट से उठाइए, सबसे लास्ट उठाने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो ओ के जगह पे आप क्या 4 अगर रखते हैं, डायमंड के जगह पे 2 रखते हैं, तो सवाल आपका बनेगा इजी वे में। देखिए अब यहाँ वाला में क्या है, ओ की जगह पे आप क्या मान लिए, ओ की जगह पे आप 4 मान लिए है ना, तो यहाँ पे 4 मान लीजिए, और त्रिभुज की जगह पे अगर आप यहाँ पे अगर 6 मानते हैं वैल्यू, तो 6 × 4 = 24 सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ त्रिभुज को आप 6 मान लिए हैं, तो अगला क्या होगा, यहाँ पे 8 मानेंगे, स्क्वायर को 8 मानेंगे, इसका मतलब तभी पूरा फुलफिल होगा। तो डायमंड और त्रिभुज का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। अच्छा यहाँ पे डायमंड को तो 2 माने थे ना, डायमंड को आप 2 माने थे, तो डायमंड और त्रिभुज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 94 खत्म। अब आते हैं 95 पे सवाल। इनमें से विषम चुनना है। देखिए इनमें से विषम चुनना है क्या, BMI जो है आपका वजन और लंबाई का संबोधित करता है, बाकी सब समय को संबोधित करता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, सूर्य के द्वारा होता है। रियाल किस देश का मुद्रा है, महत्वपूर्ण सवाल है, ब्राज़ील का है। चाइना का तो आपका होता है रेमएनबी, ठीक है, रेमएनबी होता है, या युआन इसको कहते हैं। इसकी राजधानी बीजिंग है, ये भी नोट कर लीजिएगा, सवाल बनेगा कैपिटल। तो इसका राजधानी ब्राज़ीलिया होता है, ब्रासीलिया। क्यूबा का जो होता है मुद्रा पीसो होता है ना, पीसो होता है, और इसकी कैपिटल हवाना, ठीक है, हवाना नोट कर लीजिएगा। गाम्बिया का नोट कर लीजिएगा, गाम्बिया का कैपिटल होता है बंजुल होता है, और मुद्रा होता है दलासी। अब ये साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या होता है, देखिएगा साइन थीटा जो होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, लंब और ये कर्ण हो गया।
तो आधार निकालेंगे तो आधार का वैल्यू 1 आएगा। पूछ रहा है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है √3y1, अर्थात √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर क्या इसका अब आपस में बदल कर चिन्ह देखना है, किसको बदलिएगा तो आपका जो है 10 वैल्यू आएगा, है ना। कौन से जो है आपका चिन्ह को बदल देते हैं तो आएगा प्लस और भागा को अगर आप बदल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 10, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये तो आपका करंट अफेयर्स उस समय का छोड़िए। चलिए तो यहाँ पे पूरे के पूरे सवाल मैंने करा दिए गाइस, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थे। इसी तरह का सवाल आएंगे, कुछ इसमें से बहुत आसान सवाल थे, कुछ बहुत ही ट्रिकी थे, कुछ नया चीज़ जो आप लोगों के लिए सीखने के लिए होगा उसे आप देख लीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो पसंद है तो आपका जो बाकी का सेट है मैं पूरे के पूरे मैं करा दूंगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए या फिर बाकी सब वीडियो में देखिएगा। आपका जो है पीडीएफ का 150 रुपये प्राइस रखा है, आप ले सकते हैं पीडीएफ जीके स्टैटिक जीके साइंस की, ठीक है। जीके स्टैटिक जीके और साइंस की पीडीएफ 150 रुपये मिले। थैंक यू वेरी मच।